Good morning, students. I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 2 of history. The chapter name is the establishment of the company's power. Friends, in this chapter we will discuss about the mercantilism and trade wars, the trading companies in India, the struggles for territories, war and Indian rules. फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का। स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोग पढ़ें, जब इस वीडियो को देखें तो अपनी बुक को ओपन कर लें। इससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आपको क्या बताया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी किसी जगह पर जाकर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वहाँ के रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पे खरीदती है और उससे जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो उसी कंट्री पे लाकर महंगे दामों में बेच देती है। बेसिकली ये जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करती हैं। द सेकेंड वन इज़ द ट्रेड वॉर्स। फ्रेंड्स, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार के लिए जो युद्ध हुए, व्यापार के लिए जो लड़ाइयाँ हुई, उनके बारे में बात की जा रही है। होता क्या है कि ईस्ट में भारत जैसे बहुत सारे देशों में ब्रिटिश, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसीज, इन्होंने व्यापार करने के लिए अपनी कंपनीज यहाँ पर इस्टेब्लिश की। धीरे धीरे इन लोगों ने जो सी रूट्स थे, मतलब कि पहले के समय में आप लोग जानते होंगे कि जो पानी होता है, जो समुद्र होते थे, उन्हीं के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। आने जाने के लिए वही एक साधन हुआ करते थे। तो इन लोगों ने धीरे धीरे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कंपटीशन जब ज़्यादा होने लगे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, ये एक दूसरे के जहाज़ों को रास्तों में डुबो देते थे और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के लिए क्रिएट करने लगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग कंपनीज़ के बारे में। द ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी ट्रेडिंग कंपनीज आई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द पुर्तगालीज। पुर्तगालीज के बाद पोर्टुगीज का मतलब होता है पुर्तगालीज। तो पुर्तगालियों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये लोग भारत में आए थे और 1498 में, 1498 में जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा भारत आए। वो कालीकट में सबसे पहले आए थे। ये कोचीन का एक जगह का नाम है कालीकट, जो कि गोवा में पड़ता है। फिर इसके बाद वो आए। इसके बाद बहुत सारे उनके बाद बहुत सारे वहाँ के गवर्नर्स आए। हुआ क्या था, मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ कि जो पुर्तगाल का जो ये वास्को डी गामा था, जब ये भारत आया तो ये जब कालीकट में आया तो यहाँ से जब वो गया कुछ समय के रुकने के बाद, जब वो यहाँ से वापस होता है तो यहाँ से बहुत सारे मसाले, बहुत सारी औषधियाँ और बहुत सारी चीज़ें ये अपनी नाव में भर भर के ले जाता है। फिर जब अपने देश में जाकर ये उन्हें बेचता है तो उसको 60 गुने से ज़्यादा, 60 टाइम्स का प्रॉफिट होता है। इसके बाद ये फिर इंडिया आते हैं और फिर यहाँ से धीरे धीरे करके ये व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुर्तगालीज थे, यही भारत से जब व्यापार करके जाते थे तो रास्ते में इनको ब्रिटिशर्स मिले थे और उन्हीं के द्वारा ब्रिटिशर्स को ये पता चला था कि यहाँ जो इंडिया है, यहाँ से व्यापार करने पे इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। सबसे पहले क्या हुआ, पुर्तगालीज हमारे यहाँ आए थे, इसके बाद से बाकी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। फ्रेंड्स, इन्होंने गोवा के आसपास का जो एरिया था, इन्होंने धीरे धीरे अपना एरिया सेटल किया, अपनी फैक्ट्रीज डाली और व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर डच के बारे में बात करते हैं। द डच जो डच थे, ये हॉलैंड के रहने वाले लोग थे। हॉलैंड के रहने वाले लोग थे और इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1602 में, 1602 में इस्टेब्लिश किया था। इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज़ थी, मोस्टली इन्होंने उस पर अपना कब्जा किया और धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज़ थी या जो
अपने व्यापार का क्षेत्र था वो ज़्यादातर तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु और बंगाल, इधर पटना, बालासोर, कोचीन, सूरत, कालीकट, ये मछलीपट्टनम, ये एरिया आपने देखे होंगे। जितने भी मैंने नाम लिए ये सारी कोस्टल्स एरिया, मोस्टली कोस्टल्स एरिया है। इससे फ़ायदा क्या होता था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मोस्टली ये लोग क्या करते थे कि पानी के द्वारा ही व्यापार होता था, तो ये लोग अपनी जो कॉलोनीज होती थी, जो फैक्ट्रीज होते थे, वो इन्हीं स्थानों के आसपास डेवलप करते थे। फ्रेंड्स, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो डैनिश के बारे में बात करेंगे। तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में फॉर्म हुई थी। बहुत ज़्यादा समय के लिए ये अपने यहाँ बहुत अधिक व्यापार नहीं कर पाई, और क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स आने लगे और धीरे धीरे उन्होंने जो कॉम्पिटिटर्स थे अपने, उनको डिफीट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते। दे सेटअप देयर द सेटलमेंट्स एंड द ट्रेंक्यूगार इन तमिलनाडु एंड द सेरमपुरे इन बंगाल, बट हैड टू द सेल देम इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1845। मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा दिन तक ये लोग व्यापार नहीं कर पाया, और 1845 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सब कुछ बेच के ये लोग यहाँ से अपना व्यापार ख़त्म कर चुके थे। फ्रेंड्स, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग बात करना, हम लोग डिस्कस अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1664 में फॉर्म हुई थी। और मोस्टली अगर मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ही अंडरटेक कर ली गई थी कुछ समय बाद। और जो इनका इस्टेब्लिशमेंट था, जो इनकी फैक्ट्रीज थी, वो ज़्यादातर सूरत, मछलीपट्टनम, द पौंडीचेरी, जो आप पुडुचेरी हो गया इस समय, आपको पता होगा पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया, और ये एक यूनियन टेरेटरीज है लाइक दिल्ली, एंड द माहे एंड द कराईकल, ये इनके जो कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर इन्होंने मोस्टली अपना व्यापार स्टार्ट किया था। अब हम लोग बात करेंगे द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि जो भारतीय इतिहास पे अगर आप ट्रेडिंग के में बात करें तो मोस्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही इतिहास आपको मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये 31 दिसंबर 1600 दे वर द ग्रांटेड द रॉयल चार्टर्स फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उससे एक फरमान, मतलब सहमति ले ली जो ईस्ट इंडिया के जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर व्यापार करने के लिए। इसके बाद ये लोग आते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द इंग्लैंड इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट द सूरत इन 1612। अब ये 1612 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इसके बाद तो उन्होंने एक इम्पीरियल फरमान जो कि 1618 में मुग़ल एम्परर जहांगीर से ले लिया, और एक परमानेंट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की। मतलब जो मुग़ल एम्परर उस समय जहांगीर थे, उनसे इन लोगों ने एक फरमान ले लिया, एक अनुमति पत्र ले लिया सूरत पे एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए थे अपने यहाँ व्यापार करने के लिए, उन्हीं के बारे में आगे दिया हुआ है। धीरे धीरे इन्होंने किया क्या कि 1660 से 1633 के बीच में इन्होंने मछलीपट्टनम, द हरिहरपुर, द बालासोर, इन जगहों पर भी अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली। हुआ क्या कि इन द 1693 द कंपनी बॉट अ पीस ऑफ द लैंड फ्रॉम द चिफ्टेन ऑफ द चंद्रगिरी एंड द फाउंडेड द सिटी ऑफ मद्रास ऑन द ईस्ट कोस्ट। इन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जो आज के समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उस समय इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इन्होंने वहाँ पर एक अपना एक फोर्ट बनाया, एक किला बनाया, और उसका नाम रखा इन्होंने सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये नाम रखा इन्होंने। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की तरफ पहुंची। 1951 में उन्होंने वहां पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे बंगाल में इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज स्टार्ट की। होता क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती है, इसके बाद वो कासिम बाजार, पटना,
मतलब यहाँ पर भी धीरे धीरे वो अपना व्यापार बढ़ाना शुरू करती है, वहाँ पर भी अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती है। चार्ल्स द्वितीय जो उस समय किंग थे इंग्लैंड के, गॉट बॉम्बे जो उस समय जो बॉम्बे था आज के समय का मुंबई है, तो वो उनको डावरी मतलब कि दहेज में मिला था। एक्चुअली जो पुर्तगालीज थे उनकी जो प्रिंसेस थी उनकी जब शादी होती है तो वो लोग मुंबई को दहेज में दे देते हैं। आप समझ सकते हैं कि मुंबई को दहेज में दे दिया था उन्होंने। आज के समय में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं, लेकिन पहले हुआ करता था क्योंकि उनका एक छत्र राज होता था वहाँ पर। आगे होता क्या है कि धीरे धीरे कंपनी अपना व्यापार बढ़ाने लगती है। धीरे कुछ जैसे जैसे उसके व्यापार और शक्तियाँ बढ़ने लगती है वो कुछ गलत काम भी करने लगती है। होता क्या है कि उसने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जब उसने अपनी स्टैब्लिश कॉलोनीज बनाई तो उसके बाद उसने जो कर देती थी, वो जो टैक्स देती थी, धीरे धीरे टैक्स देना बंद कर दिया उन्होंने। जो मुग़ल एम्परर थे जो उस समय, तो उनको एक फरमान जारी किया, उनको एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमको टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इसका आगे आप लोगों को जब आप बंगाल वार के बारे में पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला वगैरह के जो प्लासी वगैरह के जो युद्ध होते हैं तो उनमें इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. Wait for the second part. Till then, bye bye. Be happy.